अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर की ईरान को धमकियों में इजाफा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो एक बेड़ा है वो इस इलाके में आ रहा है और अगर ईरान ने फौरी तौर पर मुआहदा ना किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या चीज़ें वो ईरान से मांग रहे हैं? वो कहते हैं कि आपके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। एटमी प्रोग्राम से भी मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना पड़ेगा। जो आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे और जो प्रॉक्सीज जिसको इस इलाके में आप सपोर्ट करते हैं उससे भी आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। आम तौर पर ये तमाम वो जो एजेंडा है जिसको इसराइल हासिल करना चाहता है ईरान के ख़िलाफ़, और अमरीकी सदर या तो नेतन्याहू की मां के ऊपर या जो भी उनके अपने रीजनल इज़ाइम है उसकी खातिर कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एटलीस्ट उनकी जो पॉस्चरिंग है इस इलाके के अंदर, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप है ईरान के इर्द गिर्द। क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त साथ ही दुनिया में दो और बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, और वो भी गैर मामूली है। एक तरफ उनके टैरिफ इश्यूज़ के ऊपर अमेरिकी सदर के साथ एक मैच चल रहा था, ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर मैच चल रहा था, और साथ ही उन्होंने इंडिया से एक FTA साइन कर लिया जिससे पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेक्सटाइल अब उनको इंडिया को 0 रेटिंग एक्सेस होगी पूरे यूरोप के अंदर, बेशुमार और प्रोडक्ट्स में। लेकिन हमारी छोटी सी मार्केट है, चंद एक चीज़ें हम बेचते हैं दुनिया में, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी दबाव आएगा। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी आने वाले दिनों में चाइना जाने वाले हैं, और चाइना के साथ वो इसी तरह की कोई डील्स फाइनलाइज करने का इरादा रखते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जिसको हम प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है। कहीं तीरा के ऊपर लड़ाई होती है, कभी पतंगबाजी पे लड़ाई होती है। वो इस मुसद्दस हाल ही में किसी ज़माने में पड़ा था कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो हमारी हरकतें वैसे ही हैं। हम असल चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने की बजाय कि इलाके की सूरत हाल क्या है, हमारी बरामदात के ऊपर क्या दबाव आ सकता है, हम सिर्फ इस पे लगे हुए हैं कि कहाँ किस ओपोनेंट को कैसे फ़िक्स करना है। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 अभी तक तो यही कम अज़ कम नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल बयान सामने आ रहे हैं, और उनकी जो आँख के अंदर कोई सेंट्रल ऑप्टिकल नर्व के अंदर कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट की गई है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर। PTI उसको बुनियाद बनाकर मुतालबा कर रही है कि इमरान तक रसाई दी जाए। तो क्यों रसाई नहीं दी जा रही, ये मेरी अकल से बिल्कुल बाला चीज़ है। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के। नदीम अफजल चंद साहब हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। एजाज़ साहब आपको वेलकम करते हैं। सर, ईरान के ऊपर क्या होने जा रहा है? जो सूरत हाल है को बहुत अच्छी नज़र नहीं आती ईरान के लिए। जी, अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है ईरान पे, और हो सकता है कि कोई वो स्ट्राइक्स भी कर दें उनकी मिसाइलों की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन पे, या किसी ईरानी कोई आला ओहदेदार, हुकूमती ओहदेदार के ऊपर या बड़ी शख्सियत के ऊपर कोई अटैक करें। लेकिन पूरा फुल फ्लेज्ड हमला या जंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो ईरान के हक में नहीं है तो अमेरिका के भी हक में नहीं है, और पूरा खिता जो है वो भी नहीं चाहता है, अरब ममालिक भी नहीं चाहते। वो तो खुद अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं ताकि अगर ऐसा हो तो ईरान जब हमला करे तो वो उन मुल्कों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पे अटैक ना करे। लेकिन ईरान के पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, बशमूल इस ऑप्शन के कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की तरसील को भी थोड़ा बहुत रोके ताकि दबाव बढ़े। तो ईरान के लिए तो ये बहुत ही यानी संजीदा किस्म का वक्त है। लेकिन अमेरिका के लिए भी मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने समझा था या किया था वेनेजुएला के साथ। एजाज साहब, जो इस वक्त दुनिया है पूरी वो एक भूचाल का शिकार नज़र आती है। एक तरफ लगता है कि सोना है उसने कहीं रुकना ही नहीं है। आज $5300 को पर आउंस टच किया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और इसकी बड़ी सबब सोना बजाते खुद तो खबर वो बनती है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ये डॉलर के मुमकिन क्रैश होने या उसके ऊपर मज़ीद दबाव आने के सबब पूरी दुनिया, चीन, रूस, जितने ब्रिक्स वाले ममालिक हैं वो सारे सोने के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। क्या डॉलर का क्राइसिस बहुत बड़ा बनने जा रहा है आने वाले दिनों में? बन सकता है जी, मुझे नहीं पता कि ये फौरी तौर पर होगा या देर से होगा, किसी को भी शायद नहीं पता। लेकिन डॉलर पे दबाव आएगा, क्योंकि जिस तरह की
खारजा पॉलिसी अमेरिका ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तहत इस्तेमाल चलाई है, उसमें उनके दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए हैं। और सारे अब ये सोच रहे हैं कि हम क्यों इतना अमेरिका के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हों, हमने क्यों अपनी रिजर्व करेंसी सारी अमेरिका के डॉलर पे रखी हुई है, क्यों हमारी तेल की कीमत जो है या बाकी भी कमोडिटीज की कीमत तेल के यूएस डॉलर के साथ क्यों मुंसलिक हो। तो चुनाचे ये दबाव बढ़ेगा। और ऐसे ममालिक हैं जिस तरह चीन है या रूस है, वो तो पहले से ये ख्वाहिश रखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम कोई अपनी करेंसीज में भी ट्रेड करें। एक चीज जो इन लोगों को रोकती है, इन मुल्कों को, ये है कि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी जो सारी सरमायाकारी है वो खतरे में पड़ जाए। चुनाचे लगता है कि ये बतदरीज होगा, पहले वो उसको डिसइन्वेस्ट करेंगे, उसमें से पैसा पुल आउट करेंगे ट्रेजरी बॉन्ड में से, और फिर उसके बाद वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। यूरोप का भी यही हाल है कि यूरोप तो एक सिग्नल देना चाह रहा है अमेरिका को कि देखिए हम इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं, हम चीन की तरफ भी जा सकते हैं, यही चीज कनाडा भी दे रहा है। तो अमेरिका को एक सिग्नल जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो सेक्रेटरी जनरल रुते हैं, मार्क रुते, जो सेक्रेटरी जनरल नेटो के, वो बड़े पूरे एतमाद लग आते हैं कि ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस खत्म नहीं होगा, और वो कोई ना कोई ग्रीनलैंड पे भी हाल तजवीज कर रहे हैं जो शायद अमेरिका को काबिल कबूल है कि किसी तरीके से आप वहाँ गोल्डन डोम भी बनाएं, अपनी प्रेजेंस री इन्फोर्स करें, और आर्कटिक ओशन और ग्रीनलैंड के दरमियान में जो बर्फ है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, तो नए रास्ते खुलने हैं वहां से। इसलिए भी मेरा ख्याल अमेरिका की ख्वाहिश है कि वहां पे कोई रास्ता ऐसी उनको जगह दे दिए जिसमें सॉवरेनिटी तो ना खत्म हो उसकी ग्रीनलैंड की जो डेनमार्क के साथ है, लेकिन अमेरिका को जगह ज्यादा मिल जाए। मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई समझौता भी, कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन बिल अमूम मैं समझता हूँ कि अमेरिका के मुतालिक जो डिसकंटेंटमेंट है, खुसूसन ग्लोबल साउथ में, खुसूसन एशिया में, वो बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है, लेकिन यूरोप के बहरहाल फिर भी बहुत ज्यादा मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो यूरोप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? और इसी तरीके से बरतानवी वज़ीर आज़म चाइना आने वाले हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अभी विज़िट कंप्लीट करके गए हैं, तो नई नई किस्म की जो पोजीशनिंग है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नज़र आ रही है। कि अमेरिका को टैरिफ्स की जो पॉलिसी इख्तियार की थी उसका जवाब है, क्योंकि यूरोपियंस भी ये समझ रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ कोई डील करते हैं तो ये एक इंटरमीडिएटरी प्रोसेस है, यानी हम चीन के तरफ भी जा सकते हैं अल्टीमेटली। और आपको पता है चीन के सदर भी शायद इंडिया के तरफ इसी तरह के सिग्नल्स कुछ दे रहे हैं कि हम अपनी तजारत बढ़ाएंगे। तो अमेरिका को इस सारे मुल्क जो है ना वो सिग्नल्स दे रहे हैं, चीन, हिंदुस्तान भी दे रहा है, भारत भी दे रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, देखें हम यूरोप के साथ कर सकते हैं। तो अमेरिका के खिलाफ जो इतिहाद है, आलमी इतिहाद है एक लिहाज से, वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उनके साथियों को शायद अब अपनी पॉलिसी का जल्दी एहसास होने लगेगा कि ताकत का जो कुल्ली इस्तेमाल है या सिर्फ ताकत के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार जो है वो कभी भी इतना कारगर नहीं होता। तो ये सारे इशारे उस तरफ जा रहे हैं। इसका कुछ दुनिया में नुकसान भी कुछ मुल्कों को होगा, जाहिर बात है। जो ममालिक यूरोप से तजारत करते हैं या जो इंडिया से तजारत करते हैं, बहुत सी तजारत जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी इंडिया और इस यूरोप के दरमियान। इस वजह से कुछ मुल्कों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और वो फिर अपने रास्ते निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई और रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किलात होगी। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, क्या ये मौका नहीं था, जो कुछ हो रहा है हम भी आपस में सर जोड़ते? जीएसपी प्लस के ऊपर हमारी काफ़ी रिलायंस होती है कि हमें कुछ $1-1.5 अरब इजाफी मार्केट रिसाई मिल जाती है। अब ज़ीरो रेटिंग हो जाएगी टेक्सटाइल और अप्रैल मार्केट जो है इंडिया के लिए भी, हमें भी कुछ काम करना चाहिए था। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि हम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जीएसपी के ऊपर पिछले 6-8 महीने में तो बहुत एक्टिविटी हुई और बहुत काम हुआ है। और हमारी कॉमर्स की वजारत जो है उनके अगर आप देखें उनकी जो निगोशिएशंस चल रही हैं उस हवाले से उनके 1-2 डेलीगेशंस भी आए हैं और बड़ी कामयाब यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं। सो वी आर वेरी होपफुल
कि हम हमारा जो जीएसपी का स्टेटस है वो इसी तरह आगे बढ़ेगा। सर जीएसपी स्टेटस तो बचेगा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर तो चीखें मार रहा है ना। वो कहता है एनर्जी कॉस्ट कम करें, आपकी जो पॉलिसी रेट है उसको रिड्यूस करें, जो टैक्सेशन का बर्डन है उसको रैशनलाइज करें ताकि हम कंपेटिटिव रहें, अदरवाइज हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इन तीनों चीज़ों पे तो आपको पता है कि हर हफ्ते में 2 मीटिंग्स हो रही हैं आउटकम और आउटकम भी आ रही सामने। बहुत सी तजावीज़ हैं जो सामने आई हैं, जो इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं और निगोशिएशंस में भी हैं। और इस वक्त भी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये कि इस मरतबा तो हमने प्राइवेट सेक्टर को साथ बिठाया, यानी वो जो एक डिवोर्स होती थी बिटवीन, सेपरेशन होती थी बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। दिसंबर के महीने में 20% आपकी बरामदात गिरी है, 8% टेक्सटाइल की बरामदात भी गिरी है। अगर आपने इमीडिएटली इशू एड्रेस नहीं किया तो साथ आप पूरे पाकिस्तान को भी बिठा लें तो आउटकम उसकी जीरो है। आउटकम इसी तरह निकलती है ना। आपने रास्ते, मसलन आप तो इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को सब्सिडाइज़ करना है तो आपके पास फिस्कल स्पेस होनी चाहिए। अब आपके सामने हमारी जो स्पेस है वो हमारी, जितने लोग टैक्स देते हैं इस मरतबा मेरे ख्याल में 30% शायद बढ़ा है टैक्स नेट, लेकिन वो अभी भी काफ़ी नहीं है। तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि टैक्स को बढ़ाया जाए, ख़र्चों को कम किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये कि तमाम चीज़ें, चाहे बिजली का टैरिफ कम करना हो, 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना। एक तो ये है कि वो जिसको आप लाइफ लाइन कस्टमर कहते हैं, जिसको सस्ती बिजली दी जाती है, यानी पैदावारी कीमत से भी कम में बिजली दी जाती है, या तो वो बोझ उस पर डालना शुरू कर दें। वो तो हो नहीं सकता, इतने ज़्यादा हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पर। और या ये है कि हम किसी और मद में से पैसे निकाल के बिजली को सस्ता करके इंडस्ट्री को दें। इस वजह से वो जो स्पेस है जो हमारी, मैं समझता हूँ कि 2-3-4 साल की थोड़ी सी इराटिक इकोनॉमिक पॉलिसी। गुर्बत का ये आलम है कि आपकी एक हाउस कमेटी ने फरमाइश की है कि हमें टैक्स पेयर्स के पैसों से रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की इजाज़त दी जाए। तो मुझे काफ़ी एहसास हो रहा है कि गुर्बत पाकिस्तान में कितनी बढ़ गई है। वो तो बात आपको मैं गौहर साहब का एक बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, नदीम अफजल चांद साहब, फिर आपसे इससे सियासी मौजू के ऊपर खाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है? खान साहब को सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए और उनका एग्जामिनेशन हुआ और फिर वापस जेल लेके गए। ये जो सूरत हाल है इससे पार्टी और फैमिली में बहुत तशवीश है। मुतालबा करते हैं कि कल फैमिली मेंबरान की मीटिंग हो जाए और खान साहब की सेहत के बारे में हमें तफसील से आगाह किया जाए। नदीम अफजल चांद साहब, ये हेल्थ वाला इशू कोई इतना बड़ा इशू होता है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान में एक कैफियत है और इमरान का चेकअप होना है। उनका हॉस्पिटल शौकत खानम ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर है, उनका इत्मीनान है हमें ऊपर, लेकिन कम से कम हमें जाके चेकअप कर लेने दें, हमें भी तसल्ली हो जाए। तो क्या इशू क्या है उसके अंदर, चेक करने दें? देखिए जी, ये तो मुसद्दक साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं तो पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मुलाकात करवाना या चेकअप करवाना इसमें कोई हरज नहीं है। और जब आपने मुल्क में आप इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, हुकूमतों का तो काम है कि छोटे छोटे इशू रिज़ॉल्व करें और आगे चलें। जिस तरह मुसद्दक भाई ने कहा है कि ट्रेड के ऊपर, एनर्जी महंगी के ऊपर, ये बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है और हम कम्पीट करने जा रहे हैं। या मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मसाइल हैं, हम खामखा इनमें उलझे हुए हैं। अपोजिशन और हुकूमत का आप डेली टॉक शोज़ निकाल लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल लें, हाई ऑप्स की मीटिंग्स निकाल लें, तो यही है मुलाकात करवाना, मुलाकात ना करवाना। लॉ एंड ऑर्डर कभी वो कलाब हड़ताल पे हैं, कभी कोई है। तो मेरे ख्याल में इन मामलात से इस्तेहकाम कभी नहीं आया, और इस्तेहकाम ना हो तो नदीम भाई फिर ये ट्रेड जिस तरह आपने कहा 20% एक्सपोर्ट गिरी हैं दिसंबर के महीने, और जो बेरोज़गारी बढ़ी है एग्रीकल्चर की तबाही की वजह से, और एक्सपोर्ट कम होने में एग्रीकल्चर का भी है। चावलों की एक्सपोर्ट 50% गिर गई, चावल की गिरी है, आलू की एक्सपोर्ट अब नहीं होगी अभी तक, और किन्नों की एक्सपोर्ट गिर गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपके पहले थी एक्सपोर्ट सी इन महीनों में होती थी, वो सारी इस वक्त आपका अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से, आपके फ्रेट महंगा होने की वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं आपकी इंटरनेशनल मंडियों में आपके। ये तो वजारत तजारत से मुसद्दक भाई तो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। मुझे तो वजारत तजारत का सच्ची बात है बड़ा ही अफसोस है, कोई ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जाके अपनी मार्केट्स में या अपने ट्रेडर से या अपने सनतकार से तो पूछे कि क्या वो मुतमईन है आपकी वजारतों से। सर वजारत तजारत जो है ना, तारीखी तौर पर हमेशा ही नाकामी रही है। ना बरामदात बढ़ाते हैं हम और रोज़ IMF के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन सियासत की तरफ आ जाएं,
हम किन इश्यूज में फंसे हुए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तीरा में किसकी जिम्मेदारी थी, लोग बर्फ से निकले हैं कि नहीं? नोटिफिकेशन जेली है या असली है? नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मिल के बैठ के हल क्यों नहीं कर सकते हम इसको? बस ये दोनों जमातों का एक अलमिया है जी, पता नहीं किस अलमिया से अब कब ये पाकिस्तान निकलेगा। आप इत्तेहादी हैं इनके, आप पूरा बोझ पे डाल के आप साइड पे बैठ लेकिन ड्राइविंग सीट पे ये बैठे हैं, हम तो इनसे शिकायत है, दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। इनकी सीट ठीक है फिलहाल, स्टेबल है? नहीं, मैं कोई पेशीन गोई करने मेरी क्या हैसियत है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी हुकूमतें रहें भी जिससे अवाम मुतमईन ना हो तो क्या फ़ायदा होता है? सर, जो जेलों में डाल के खुद मज़ा ले रहा हो ना, इमरान खान ने ये मिस्टेक की थी, आज इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में गलत किया था। इमरान खान ने भी गलत किया था। क्या ये गलती का तसलसल जारी रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बस ये बात है। शौकत यूसुफ साहब, इमरान की सेहत के ऊपर पार्टी से जो बयान आ रहे हैं, कुछ आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट भी है या सिर्फ ये सोशल मीडिया जो रिपोर्ट्स है उसी के ऊपर आप ये बयान जारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमें तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो असल हक़ाइक़ सामने ले आती ताकि ये जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाते। लेकिन बदकिस्मती है, ये वाहिद हुकूमत है जो इश्यूज़ बढ़ा रही है। अब ये तिरा की बात आपने की, तिरा पे यही वज़रात है जो आए रोज़ कहते थे ऑपरेशन होगा होगा, और फिर आप कह रहे हैं जी हमने तो नहीं कहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। बदकिस्मती है कि इस तरह के, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नालायक तो नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम संजीदा नहीं है। ये जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक आसान हल था इसका कि जी आपने ऑपरेशन करना है, आपने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, आपने तो उसके लिए तो हमने पीसी बुलाई थी, उसके लिए 15 नुकाती एजेंडा आपको दे दिया है। आप आते उस पर बात करते, उसके मैकेनिज़्म बनाते, दहशतगर्दी ख़त्म करने पे तो किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो मैकेनिज़्म के ऊपर है, तो क्यों मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया आज तक? देखे ना, यही तो हम कह रहे थे जो आज ये सिचुएशन बनी है। पहले इन्होंने कहा जी 4 अरब रुपए क्यों रखें? भाई इसलिए रखें, हमें पता था आप कह रहे थे ऑपरेशन होगा ऑपरेशन होगा, तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अगर खुदा न ख्वास्ता लोग निकलने लगे, अब ज़बरदस्ती उनको निकाला जाए तो फिर क्या होगा? वो तो सारा मलबा तो सूबाई हुकूमत के ऊपर गिरेगा। जब हमने पैसे रखे तो आप कहते जी पैसे क्यों रखे आपने? तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गैर संजीदा अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है। ये छोड़े सियासत म्यासत की बातें, आपका मुल्क कितना मुश्किल में, कितने दबाव में आ गए हम। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका का इशू बना हुआ है, ये कोई मामूली इशू तो नहीं है ना। अगर ईरान ये जो अमेरिका अटैक करता है या कुछ भी कार्रवाई करती है तो हम कहाँ खड़े होंगे? सऊदी अरब ने तो अपना स्टांस ले लिया, बता दिया है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं इस तरह? हमारे में अंदर इतनी जुर्रत है कि हम जो अमेरिका के साथ जो दोस्तियाँ बढ़ाई इतने हद तक हैं कि उनके पीस बोर्ड में भी शामिल हैं, उनके सब हाँ के हाँ में मिलाते रहें। आज हमारे अंदर ये जुर्रत होगी, हम उसको इनकार करेंगे, क्या उस इनकार करने के बाद क्या होगा? तो ये सारी सिचुएशन है। मेरे ख्याल से ये इसाक डार के बस की बात नहीं थी कि वो वजारत खारजा को संभाले और इस तरह के इश्यूज़ पे अपने आप को इन्वॉल्व करे। आपकी देखे ना, चंद साहब ने भी कहा आपकी गैर मुल्की सरमाया कमालुद्दीन साहब 43% तो उसमें कमी आई है। जिरगा के हवाले से हमने इनसे कुछ दिन पहले अपडेट लिया था, दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले इससे पूछ लें इनसे। कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कितने लोग हैं जो तीरा से हिजरत करके अभी तक आए हैं दूसरे इलाकों में? जी नदीम मलिक साहब, तीरा से जो नकल मकानी कर चुके हैं टोटल 17,000, इसमें 13,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो 13,000 की रजिस्ट्रेशन हुई है, उन लोगों को जो वादा किया गया था कि 2.5 लाख रुपया देंगे आपने बताया था, और 50,000 रुपये महीना किराया का देंगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी, वो पैसे मिल गए उनको कि नहीं मिले? जी उनको ट्रांसपोर्ट का पैसे मिल रही है, और जो रजिस्ट्रेशन पे 2.5 लाख बताया गया है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो मिलेगा, वो उसके बाद मिलेगा। अच्छा, यहाँ लड़ाई ये चल रही है, सूबाई हुकूमत कहती है कि वफाकी हुकूमत ने ज़बरदस्ती निकाला है, वफाकी हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमत ने निकाला है। लोग खुद से वहाँ से निकल रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती उन्हें कह रहा है कि जाओ यहाँ पे ऑपरेशन होना है, यहाँ से निकल जाओ? जी नदीम मलिक साहब, बात इस तरह है हकीकत कि ये जो भी रुकनी कमेटी ये आवाम ने खुद बनाई है अपने लिए और अपनी लीडिंग के लिए, वो सिलेक्ट किए गए। ये गैर सियासी जो भी रुकनी जरगा कमेटी है,
इसमें जो हमारे साथ कमिटमेंट हो चुके हैं, जो हमारा नकल मकानी शुरू है चल रही है, अभी जो चल रही है जो, तो हम इसमें मसरूफ है। अगर वफाक जो कह रहे हैं और जो सूबाई हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट का जो मौका पोजीशन है, इसमें हम इन्वाइलेशन नहीं करते और ना हमें ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत आ जाए तो 24 रुकनी जरगा कमेटी तमाम तर्ज हकायक सामने रखेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारे यहाँ पे लेके आएंगे। और हमने जो 24 रुकनी कमेटी ने जो कुछ किया है वो इंशाल्लाह तमाम हकायक पर मुबनी वो इंशाल्लाह मंदिराम पे लेके आएंगे। लेकिन अभी ज़रूरत इसका नहीं है कि हम किसी साइड पे ले, और हमारा जो कमिटमेंट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का, फूड का, वो चल रही है, इसमें हम मसरूफ है। हमारे ये जो 24 रुकनी आपकी कमेटी थी, इसको यकीन दहानी किसने करवाई थी? सूबाई हुकूमत ने करवाई थी या वहाँ किसी एस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदार ने करवाई थी? किसने करवाई थी? जी, इस रुकनी कमेटी का वो जो है ना कमिटमेंट जो हुआ है यकीन दहानी, वो जो है ना रियासत के साथ हो चुके हैं और रियासत ने किया है यकीन दहानी। और इसमें अभी हमें जरूरत इस बात की नहीं है। रियासत में से किसने यकीन दहानी करवाई आपको? जी, अभी तो इस पे हम जाना नहीं चाहते इसका वजाहत की। इंशाल्लाह हम हफ्ते के दिन पे हमने मीटिंग आपस में अरेंज किया है, तो हम तमाम तर्ज इसका जो हकायक पर मुबनी है वो इंशाल्लाह वाज़ेह करेंगे और अपने कौम को तसल्ली देंगे और आपको अपने कौम को सामने वो लेकर आएंगे कि किस तरह हम तो पागल नहीं थे, तेरा अवाम के खुद निकल रहे थे, उधर मुसल्लह तंजीम में ग्रुपें मौजूद है, हम टार्चर कर रहे थे, हमें वो कत्ल कर रहे थे मुख्तलिफ शक्लों में, मटर शीलिंग मुख्तलिफ शक्लों में, तो उधर हमारा जीना मुश्किल था, नामुमकिन था। एक कमाल साहब आगे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, वहाँ कितने लोग हैं टीटीपी के जो दहशत गर्दी में और खून रेजी में मुलव्वस है? कोई तादाद जहन में है? नंबर कितना है उनका तीरा में? तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 800 से जायद बंदे, 800 से जायद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट खैबर में तीरा में खासकर मौजूद है और वो उधर अभी तो है। कमालुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, ये काम बहुत खुश उसलूबी से भी किया जा सकता है, बजाय इसके कि उधर से चीफ मिनिस्टर उठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर से वफाकी वज़रा उठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मिल बैठ के रास्ता तय भी किया जा सकता है। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक अजीब व गरीब सा सिलसिला है। वो नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा है, वो सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ लिखा है कि जो भी वॉलंटरली वहाँ से बाहर जाना चाहें उनके लिए हमने पैसे मुख्तस किए हैं। चले, बहुत अच्छा किया है। 4 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती। 4 अरब का मतलब है 40,000 मिलियन। तो अगर 4,000 मिलियन, अगर इतनी ज़्यादा रकम मुख्तस हो चुकी है, तो अगर 13,000 हाउस होल्ड्स वहाँ से मूव किए हैं, मुझे तो ये गया है कि वहाँ पे सालाना भी हिजरत होती है, वहाँ पे सर्दी बढ़ जाती है, जो फसल की काश्त हो जाए और हार्वेस्ट हो जाए तो उसके बाद बहुत से लोग सर्दियों में नीचे आ जाते हैं और फिर दोबारा से वापस चले जाते हैं। लेकिन चले मान लें अगर इन्होंने एग्जोडस भी किया है और पैसों का इंतज़ाम भी किया था, तो ये काफ़ी बड़ी रकम है 13,000 ख़ानदानों के लिए। तो ये रकम अगर उनको मिल रही हो तो ये तमाम जो तस्वीर चल रही हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, वो तस्वीर ना चलें। अभी ये तो तकरीबन सब लोग कह रहे हैं। कल मैं 2 टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे था जिसमें सब ने एतराफ़ किया कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा। अभी हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पुराने चल रहे हैं। पीटीआई की जो मुखालफत है ऑपरेशंस की, वो भी आपको मालूम है। चलें, मैं उस सियासत में नहीं पढ़ता, शौकत यूसुफजई भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं वो उस कॉन्वर्सेशन में नहीं पढ़ता कि तारीख़ी तौर पे क्या मसला है, कौन किसके साथ है। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन की सपोर्ट तो नहीं मिल रही है पीटीआई की हुकूमत से। और ये बात, चलें मेरी बात को तो आप छोड़ दें, अगर आप सिर्फ DGI-SPR की बात सुन लें, जिसमें 2-3 मरतबा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि हमें जो सपोर्ट चाहिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए वो हमें नहीं मिलती। बाज़ मरतबा नैरेटिव भी जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बिल्ड किया जाता है। कल मैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम में था, मेरा बड़ा दिल भी ख़राब हुआ, मुँह का जायका भी ख़राब हुआ। ऐसे थोड़ी सी सख्त बात हो गई जो मुझी को नहीं करनी चाहिए थी, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस गुफ्तगू में भी ये कहा गया कि बंदूक की नोक के ऊपर और संगीनों के ऊपर, यानी
हमने अगर मिलजुल के, शौकत साहब का भी दिल उतना ही दुखता है जितना मेरा दिल दुखता है दहशतगर्दी पे, तो अगर हमने पहले ज़रबे अज़्ब की है या रद्दुल फ़साद किया और उसके बाद 4 साल तक अमन रहा है, तो चलें मान लें कि सभी की कोताही से उनको अब दोबारा से हमें एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सूबे से सपोर्ट चाहिए। और ले लें जी, ब्रेक ले लें, वापसी पे नदीम अफजल चंद साहब से भी पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नदीम साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है वो लोगों की शिकायत अभी आपने भी तज़किरा किया, बेरोज़गारी का मसला है लोगों को, आपकी जीडीपी ग्रो नहीं कर रही उसका मसला है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही उसका मसला है। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ वही हैं जो 1947 से आज तक हम 70-80 सालों में पाकिस्तान को पीछे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए ज़्यादा फोकस हो जाए? हमारे साथ तरीकाकार तो हुकूमत जब आप लेते हैं, जब अपने आप को इलेक्शन में पेश करते हैं, फिर हुकूमतें बनती हैं, आवाम के टैक्स से ही प्रिविलेज एंड पर्क्स मिलती हैं, तो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, एजुकेशन, हेल्थ और तहफ़्फ़ुज़। यकीन जानिए जब आप ग्राउंड पे जाएं तो तीनों नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम आपस में बड़ी बहस करते हैं डॉक्टर साहब के साथ, ऑफ द कैमरा बड़ी डिस्कशंस होती हैं हमारी आपस में बैठ के। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं है या करते नहीं है या करने इनको देता नहीं है कोई, या मजबूर हैं। लेकिन मजबूर हैं तो क्यों इक़्तिदार से चिमटे हुए। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम परेशान है, और 80% मैं बार बार कहता हूँ 80% यहाँ लोग वो हैं जिनको पाकिस्तान की मुमलकत का कोई बेनिफिट नहीं है। 20% है जो मौजे का, 20% में हम भी हैं। 10% बेनिफिशरी है, 10% रूलिंग क्लास पोलिटिकल जो एलीट कहा है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल एलीट है। तो मैं समझता हूँ कि ये कैसे होगा। इतनी हुकूमतें हम देख चुके हैं, लेकिन आज भी लोकल बॉडी सिस्टम आगे ले आए और आपस की लड़ाई। लेकिन शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कितनी मुद्दत लड़ाई हुई। तो पीटीआई को भी पहले ये कभी 18वीं तरमीम को मुखा का नाम देते थे, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। अब जाके उनको भी समझ आई है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के बगैर नहीं काम चलता, और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी डिलीवर करना पड़ेगा। सच्ची बात है कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे आपसी लड़ाई की वजह से। सर चंद साहब, 25 करोड़ में से 12-14 करोड़ लोग वो हैं जो अब एक्चुअली अगर आप क्लासिफिकेशन करें ना गरीब की गुर्बत वाली, तो उसके अंदर वो फॉल करते हैं बेशतर लोग। ये 12-14 करोड़ लोगों को भी ज़िंदा रहने का हक़ है ना। तो हम अगर ये खेल खेलते रहे, आज नदीम अफजल चंद को जेल में डालना है या डॉक्टर मुसद्दिक को जेल में डालना है, फिर हम पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जी इम्तिहान है अरबाब इख्तियार का भी कि वो इस बिल्ली चूहे के खेल को बंद होना चाहिए। आपके ख्याल में कभी होगा बंद? मुझे तो लगता है कि होपलेस सिचुएशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ऐसे तो नहीं चलता रहेगा। काम जिस तरह चल रहा है इस तरह तो नहीं चलेगा। इसका एंड क्या होता है मेरे ख्याल में खौफनाक होगा। ये जो इस वक्त की इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जिसको हमने प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कस किया, इसकी पहली अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी कि पहले आप अपना घर सीधा करते, हाउस इन ऑर्डर करते। हम तो उस पर परेशान ही नहीं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो यकीनन आपका पहली ख्वाहिश तो यही होती है कि आप बड़े बेहतर तरीके के साथ हुकूमत चलाएं। कोई छोटे मोटे मामला, पॉलिटिकल कैदी या ये लड़ाइयाँ ये नहीं होनी चाहिए। ये गलतियाँ इमरान खान साहब ने भी की, उससे पहले भी होती रही। लेकिन बीबी शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने इन गलतियों से सीखा। लेकिन अब जाके फिर शायद मियां साहब बेबस हैं और क्या है मुझे नहीं समझ आता। सर ये कैसी बेबसी खान है? साहब ने भी नहीं सीखा 5 साल इससे। सर नवाज शरीफ साहब की कैसी खान साहब को बेबसी शायद है? आगे जाके वो कुछ सीख लें अब अगले दौर में आके किसी नहीं, वक्त। बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि नवाज शरीफ के मतलब ये ख्याल था कि 2-3 दफ़ा जो कुछ हुआ है अब वो बेहतर नवाज शरीफ होंगे, वो वहीं के वहीं है। आपने बेबसी का कहा कि तो बेबसी कैसी है कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, खुद अपनी वापसी के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर ज़मानतें नहीं है, सारा कुछ तो मिला हुआ है। हुकूमतें लेके भी अगर अवाम के दिल में आप वो इज्जत जो कभी वोट को इज्जत दो के वक्त होती थी, आज तो वो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वजह आप अवाम की उमंगों के मुताबिक आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। आप अवाम की उमंगों पर हुकूमत नहीं कर रहे। आप अवाम की बात जो अवाम जेन्युइन मसाइल है उसकी तरफ हम जा नहीं रहे, हम आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। ये वजह है।
शौकत साहब, मामला कैसे आगे चलेंगे? कुछ तरीकाकार तो होना चाहिए। ये जेलों में बंद कर करके 2 साल गुजारना, ये तो कोई तरीका नहीं होता। फिर धड़ाम से सारा कुछ कोलैप्स कर जाता है और गिर जाता है। और अभी भी यही खौफ है लोगों को कि एकदम से किसी दिन धड़ाम से सारा कुछ कोलैप्स कर देगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। मलिक साहब देखिए, सियासी बर्दाश्त जो है वो होना चाहिए सियासतदानों के अंदर, लेकिन बदकिस्मत ये नहीं है। ये तो एक पूरी चार्जशीट पेश कर दी है चंद साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़। देखिए ना, आप ये कहते हैं कि जी सपोर्ट की ज़रूरत है, मलिक साहब ने कहा, तो सपोर्ट की ज़रूरत है तो क्या सपोर्ट इस तरह मिलती है इल्ज़ाम तराशी करके? अगर आप कहते हैं कि जी ऑपरेशन नागुज़ीर है, तो क्या ये जो पूरी चार्जशीट आप रखते हैं, गवर्नर आज लगा देंगे, ये कर देंगे, धमकियाँ करते हैं, कभी सुहेल के ख़िलाफ़ कभी एक इल्ज़ाम कभी दूसरा इल्ज़ाम। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है मामलात को हल करने में, देखिए हम तो इमरान खान की हुकूमत ही ख़त्म इसलिए की गई थी कि ये नैरेटिव बनाया गया था कि जी महंगाई है और चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं। तो आज महंगाई कहाँ पर है? हमारे दौर में कितनी थी और आज कितनी है? हमारे दौर में बेरोज़गारी कितनी थी, आज कितनी है? ये सारी चीज़ें हकीकत प्रॉब्ली चीज़ें हैं, ये कोई छुपी ढकी छुपी चीज़ें तो है नहीं। तो आई थिंक हुकूमत को ये चीज़ जानना पड़ेगा कि धमकियों से, ये गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मामला ठीक नहीं होंगे। अगर हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ बैठ तो जाए ना। आप ये क्यों कहते हैं कि जी हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो करना है वो बस यही करना है जो हम कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कहा ऑपरेशन होगा, अभी आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। यानी इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? आपको तो देखें ना, हमारे गैस की वजह से जो 3,500 रुपये MMBTU पर MMBTU महंगी हुई है, उसकी वजह से तो आपकी 150 के करीब आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। तो आप ये देखें कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर LNG का मुकाबला हमारी गैस नहीं कर सकती है, तो हम आगे और क्या एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करेंगे? तो ये चीज़ें ऐसी है कि समझने की है, लेकिन बदकिस्मती है कि जो भी इनके फ्रंट फुट के जो वज़रा हैं वो सिर्फ अल्फाज के उसमें बड़े तगड़े हैं। काश जो मलिक साहब बैठे हैं, इस तरह के लोग अगर आगे आगे बात करते और वो हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करते तो शायद उसमें इतनी तलख़ियाँ ना होती जो आज तलख़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो तलख़ियाँ जब तक नहीं ख़त्म होंगी और जब तक ये इमरान खान को आइसोलेशन में रखना, पार्टी को दीवार से लगाना, फिर धमकियाँ देना, 8 फरवरी को कोई निकला तो हम ये कर देंगे। भाई ये मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें सियासी आज़ादी होनी चाहिए। आप सियासी आज़ादी किस तरह गला घोंट रहे हैं? फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर लेगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? 12 करोड़ आवाम। डॉक्टर साहब से इसका जवाब पूछते हैं, इमरान का तज़किरा दोबारा उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से किया डॉक्टर साहब, तो आप क्यों नहीं इमरान खान का मुआयना करने देते? शौकत जी मेरे ख्याल में वाले डॉक्टर साहब जो है उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की है, तो उनको मुआयना करने। मेरा ख्याल है उनका, शायद अभी आप ही ने बताया इब्तदाई में कि मुआयने के लिए उन्हें तो लेकर गए अस्पताल, अभी इत्तलात के जी। तो अगर उनकी सेहत ऐसी थी कि वो वापस जा सकते थे तो चले गए, मगर अगर उनको किसी भी किस्म की मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो 100% जी उनको मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। और अगर उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है तो 100% उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। आपकी हुकूमत 8 फरवरी तक उनकी फैमिली को भी उनसे नहीं मिलने दे रही कि 8 फरवरी को पता नहीं क्या बम फटना है, वो पहले गुजर जाए 8 फरवरी। जहाँ उसकी वजह कुछ इश्तियाल अंगेज़ी है। कुछ हर दफ़ा जब जाते हैं तो लोग बाहर निकल के जो गुफ्तगू फरमाते हैं उससे थोड़ी सी इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ जाती है। और वैसे भी जेल के कुछ कवानीन के मुताबिक भी वो ख़ास किस्म की गुफ्तगू है जो वहाँ पे होती है, जो शायद नहीं हो सकती। मगर इन तमाम मामलात के बावजूद मैं एग्री करता हूँ शौकत साहब से और चांद साहब से कि देखें, इस वक्त वाहिद रास्ता हमारे पास ये है कि बड़ा अच्छा हुआ है हाउस के अंदर एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन आए हैं और वो पुराने सियासतदान हैं और PTI का भी उन पे एतमाद है और हम भी उनसे, पुराने हमारे रफ़ीक हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। को बातचीत मुझे लगता है अब शुरू होगी, दरवाज़े खुलेंगे। असेंबली के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि PTI जो है वो थोड़ा सा रवैया मस्बत करके इंगेज कर ले। 2-3 मरतबा मैं ये इस में नहीं जाऊँगा कि जी हमने ये कहा उन्होंने ये कह दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म 2-3-4 मरतबा कह चुके हैं
कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे पास आ जाएं। मेरे पास नहीं आते, आप स्पीकर साहब के पास चले जाएं। चलें, अब एक नई डिस्पेंसेशन आ गई है, तो मुझे लगता है कोई रास्ता खुल रहा है और मुझे लगता है कि कोई बातचीत चलेगी तो हम किसी अच्छे नतीजे की तरफ जाएंगे। बाकी चंद साहब, मैं तो तशवीश में आ गया कि चंद साहब 20 साल सिंध में हुकूमत के बाद अपनी हुकूमत को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये तो मैं घबरा गया। मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स करीबी डॉक्टर साहब से मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, मेरे अब काश्तकार के पास, रेडी वाले के पास, मजदूर के पास, क्योंकि इनको मैं इसलिए दावत दे रहा हूँ कि इनको मैं किसी को कुछ कहने नहीं दूंगा। बाकी वजीरों की मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक दफ़ा आवाम के पास चले सही बगैर प्रोटोकॉल के। मैं तो प्रोटोकॉल में वैसे ही नहीं होता। लाहौर में जाना और चीज़ है, लेकिन आप जाएं, आजकल जो हालात हैं काश्तकार के स्पेशली, और ज़राअत जो है ना इस मुल्क में, डॉक्टर साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर फिक्र जानते हैं। हम तो यही सुनते थे कि 80% मुंसलिक है ज़राअत के साथ इकॉनमी, 70% जी रोज़गार मुंसलिक है। आज मैं एक फसल मुझे बता दें जो प्रॉफिट में जा रही है। देखिए, मैं एक फसल, देखें सिट्रस के जो काश्तकार हैं ना, उनके पास इनको ले जाएं, किन्नू वालों के पास, फिर इन्हें पता चलेगा। मैं आपको भी दावा देता हूँ, आप पहले तो हमारे इलाके में आते थे, ज़रूर चलेंगे। तो मैं आप आए, आपको आलू, सिट्रस और इस वक्त बांस और इस वक्त जो सब्जियां लोगों ने भैंसों को डाल दी है, आए जरा लोग। मुझे तो ये बुलाते नहीं, जब बुलाएंगे मेरे भाई हैं, मैं डॉक्टर साहब लाहौर जाते हैं, मैं इनको ले चलूंगा। मेरा ख्याल आप इनको मुझे लेके जब आप वैसे उठा के ले जाएंगे तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नदीम अफजल चंद साहब और शौकत यूसुफ, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।